दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए हम आज आधुनिक भारत के इतिहास में वामपंथी आंदोलन के अंतर्गत हम साम्यवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, यानी कि भारत में समाजवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन कब ये शुरू हुआ, कब इसका गठन हुआ, कौन कौन से इस पे चर्चित केस कौन कौन से रहे हैं, जैसे मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र। यहाँ से प्रश्न सिविल सेवा में बहुत अत्यधिक आते हैं, ठीक ना। तो जैसे सिविल सेवा में आईएएस हुआ, चाहे पीसीएस हुआ, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम हैं, सभी वनडे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, और ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सबको हम लास्ट में सब प्रश्नों को बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हमको समझना होगा। बिना कॉन्सेप्ट समझे उस समय आप अगर रटने की कोशिश करेंगे तो आपको अवश्य भूलेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के तब उसके बाद हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं, सभी प्रश्नों के बारे में बताते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी परीक्षा देंगे तो उस परीक्षा में एक प्रश्न तो अवश्य कहीं कहीं से मिल जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको पूरा का पूरा देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, वामपंथी भी, जैसे यहाँ पे है वामपंथी आंदोलन। ये वामपंथ है क्या? तो ये जब फ्रांस में आप देखते हैं कि लुई 14वां, लुई 15वां जो है, वहाँ सम्राट, फ्रांस के सम्राट होते हैं। तो हमें एक चीज वहाँ से जन्म मिलता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का, जो आज हमारे संविधान में भी है और पूरे विश्व में गूंज रहा है, जिसकी धुन जान लीजिए पूरे विश्व में गूंजती है। तो वो निकला कहाँ से? वो निकला है फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति में जो जहाँ से शुरुआत होती है, तो जो है, जैसे वहाँ एक स्टेट जनरल होता था, जैसे हमारे यहाँ एक संसद भवन होता है, संसद भवन में वाद विवाद वार्ता होती है, उसी तरह फ्रांस में स्टेट जनरल होता था। तो उसी स्टेट जनरल में जो राजा होते थे, वहाँ के जो सम्राट होते थे, सम्राट के जो बाईं तरफ बैठते थे, जो दाहिने तरफ बैठते थे, यही दोनों का खेल है। तो जो बाएं तरफ बैठते थे, वो क्या हो गए? वामपंथी हो गए। जो सम्राट के बाएं तरफ बैठते थे, वो क्या हो गए? वामपंथी हो गए। यानी कि जो क्रांति करना चाहते, जिनके अंदर क्या था कि वो उस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, राजा की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ नई सोच रखते थे, कुछ क्रांतियां उनके अंदर, कुछ नई चीज न समाज में कुछ नया करना चाहते थे। और जो उसी राजा के ही पक्षधर होते थे, जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए, तो जो राजा के समर्थक होते थे वो दाएं बन बैठते थे, तो वो क्या हो गए? दक्षिणपंथी हो गए। जो बाएं बैठते थे वो वामपंथी हो गए, जो दाएं बैठते थे वो दक्षिणपंथी हो गए। तो ध्यान रखना, जो बाएं बैठते हैं वो क्या हो गए? वामपंथी हो गए। किसके? सम्राट के। तो जाहिर की बात, जो सम्राट का समर्थक होगा वो दक्षिणपंथी उनके दाएं बैठेगा, ठीक ना। और जो सम्राट का विरोधी होगा, जो थोड़ा सा तर्क वितर्क करता है समाज में, वो समाज में परिवर्तन चाहता है, तो वो क्या हो गया? वामपंथी हो गया। तो अब यहाँ एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, ध्यान रखिएगा, ये एक राजनीतिक विचारधारा है। तो बाद में इसमें कार्ल मार्क्स और इन सब के बारे में अभी चर्चा हम करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इस राजनीति को थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि वामपंथी राजनीति क्या है। उस विचारधारा, उस आइडियोलॉजी को कहते हैं जो समाज को बदल कर उसमें सर्वाधिक आर्थिक समानता लाना चाहता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये सब राजनीतिक शब्दावली है। तो यहाँ पे मेन क्या चीज है? मेन चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो समाज को बदल कर, यानी कि समाज को बदल कर क्या लाए? इसमें आर्थिक समानता लाए। लेकिन कैसे? समाज को जब तक बदलेगा, जैसे वहां कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग विहीन समाज, तो यानी कि वर्ग विहीन समाज का मतलब क्या होगा? समाज को बदलिए, समाज को बदलने पे तभी जो है आर्थिक समानता लाई जाएगी। और यहाँ पे दक्षिणपंथी राजनीति में क्या है? उस विचारधारा को कहते हैं जो सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक असमानता को अपरिहार्य मानते हैं। यानी कि नेचुरल मानते हैं कि बड़े छोटे लोग, इनका मतलब कि जात पात, जैसे यहाँ पे जातियों के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ये होगा कि ब्रह्मा के मुख से, ये माना गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, तो क्षत्रिय का, ऐसे ऐसे जो जन्म हुआ, ये कहते हैं नहीं, ये तो नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। और इन प्राकृतिक की वजह से जो है, तो ये यहाँ पे नेचुरल, ये कहते हैं कि सामाजिक असमानता को अपरिहार्य मानते हैं, प्राकृतिक मानते हैं, सामान्य मानते हैं। ऐतिहासिकता, यानी कि जैसे भाषा पे, संस्कृत भाषा पे आप देख लीजिए, तो ये कहते हैं कि नहीं, जैसे हम अपने देश की अगर बात करें तो यहाँ संस्कृत भाषा पे ये कहते हैं कि नहीं, ये जिसने खुद जो बनाया है वो परंपरागत है।
जातीयता, ये जातीयता को मानते हैं, जबकि वहां पे जातीयता का कोई स्थान नहीं। अर्थव्यवस्था में ये मानते हैं कि नहीं इनके पास ज्यादा इनके पास कम है, तो ये एक नेचुरल है। और धार्मिक पहचान इसके साथ साथ यहाँ सबसे बड़ी जो आज भी आप राजनीति में देखते हैं, जो धार्मिक पहचान, यहाँ धर्म जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो यहाँ पे धर्म अफीम नहीं है, बल्कि ये इनकी मुख्य पहचान क्या है, धार्मिकता है। तो इसको हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं। देखिए, जहां वामपंथी की बात आती है, हम एक शब्द साम्यवादी रखते हैं, साम्यवादी रखते हैं, और यहाँ हम दक्षिणपंथी रखते हैं, दक्षिणपंथी। तो ये कहते हैं समाज का जो विकास, समाज का जब तक जो समाज में भेदभाव है, यद्यपि ये आया कहाँ से, या ये जब औद्योगिक क्रांति होती है मूलतः किससे, जब ये औद्योगिक क्रांति होती है ब्रिटेन में 1760 के आसपास जो है औद्योगिक क्रांति होती है। तो औद्योगिक क्रांति में आप देखते हैं कि दो वर्ग बन जाते हैं, एक मजदूर वर्ग बन जाता है और एक मालिक वर्ग बन जाता है, एक मालिक बन जाता है, एक मजदूर वर्ग बन जाता है। यहाँ दो वर्ग बन जाते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये इनको ये वर्ग विहीन कर दीजिए, और ये कहते हैं नहीं ये तो नेचुरल है कि एक मालिक होगा एक मजदूर होगा। और ये कहते हैं कि नहीं, जितना अगर किसी भी कंपनी में जितना योगदान इसका है उससे कहीं ज्यादा योगदान इसका, ये कहते हैं नहीं योगदान सबसे बड़ा इनका। तो यहाँ पे आप देखते हैं साम्यवादी और ये दक्षिणपंथी या जिसको हम वामपंथी कहते हैं। तो ये वामपंथी को अब हम देखेंगे कि भारत में वामपंथी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। देखिए, कार्ल मार्क्स ने, ये साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। और फिर रूस में जो है बड़ी क्रांतियां हुई, जो है 1917 में एक क्रांति होती है रूस में, लेनिन जो है सत्ता को परिवर्तित करते हैं। तो उसी समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बात होती है, तो वहाँ में भारत के भी कुछ लोग गए, तो वहाँ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेते हैं। तो अब आइए हम प्रश्नों को देखते हैं कि एक एक प्रश्नों पे इस पर चर्चा करते हैं कि जो एग्जाम में आपके आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने देखा कि फ्रांस में जो है कि बाएं तरफ दाएं तरफ बैठते थे, उसी तरह अगर हम अपने इतिहास में खोजें तो हमारे यहाँ चोल काल जो दक्षिण भारत में होता था 9वीं शताब्दी में, एक तो चोल हुआ था ईस्वी के प्रारंभिक वर्षों में हो गया था, जो संगम साहित्य आप देखते हैं, संगम काल। उसके बाद फिर वहाँ पे चोलों का उद्भव होता है 9वीं सदी में। तो वहाँ पे भी एक चोलों के समय में भी एक जो यहाँ उत्तर भारतीय व्यापारी गए थे, तो उन उत्तर भारतीय व्यापारियों को देखिए, वो उत्तर भारतीय, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, इड़गय, तो ये उत्तर भारतीय व्यापारी थे। तो इनके जो ये राजा के बगल में जहाँ राजा अगर बैठते थे, तो यानी राजा के जो विरोधी होते थे, समझ लीजिए कि एक आंतरिक जो विरोधी होते थे, तो वो आंतरिक विरोधियों को इड़गय कहते थे। ये राजा के विरोधी थे, ये कहाँ बैठते थे, बाईं ओर बैठते थे, राजा के बाईं ओर। और राजा के जो समर्थक थे वो दाईं ओर बैठते थे, इनको क्या कहते थे, बेलगय कहते थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि बेलगय इड़गय ये किस काल में थे, चोल साम्राज्य में थे। तो राजा के जो समर्थक और दाएं ओर बैठते थे उनको हम बेलगय कह देते थे। जो राजा के बाएं ओर और उनके विरोधी होते थे, तो वो उनको हम क्या कहते थे, इड़गय कहते थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है प्रश्नों में। ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था। तो हम कार्ल मार्क्स कभी कभी गलती से मार देते, नहीं, यहाँ ये गलत चीज है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था, लेनिन ने किया था, रूस में। कहाँ पे, रूस, ठीक है, वो साम्यवादी रूस जो। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ पे हुई थी, रूस में हुई थी। अब कब हुई थी, मार्च 1919 में। ध्यान रखना इसको कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1919 में रूस में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, तो लेनिन के द्वारा किया गया था। जबकि अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र, यहाँ ध्यान, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा पत्र पहली बार किसने दिया, तो 1948 में जो है कार्ल मार्क्स और उनके एक सहयोगी थे एंजेल्स और कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
कि घोषणा जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र, जिसमें क्या था, साम्यवाद शब्द का विस्तार से बताया गया है। किसी दिन इस टॉपिक को बड़े अच्छे से हम बताएंगे कि ये साम्यवाद के बारे में। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास चल रहे हैं, वो विश्व इतिहास में आता है, तो इसके बारे में हम चर्चा किसी दिन करेंगे। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास हम ले लिए हैं, मॉडर्न इंडिया है, तो इसमें अभी उतनी जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, लेनिन और अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किसने, कार्ल मार्क्स ने, तो 1948 में। तो आइए अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में। इसका मतलब क्या, देखिए 20वीं शताब्दी, यहाँ कह रहा है 20वीं शताब्दी, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो हम 2020, 2022, अभी 2022 चल रहा है, तो ये 21वीं शताब्दी। उसी तरह ये 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया कि 1900 से लेके 2000, ठीक है, 1900 से लेके 2000 के। अब इसमें दूसरी सदी की 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक, यानी कि दूसरे दशक का मतलब क्या हो गया कि 1920 वाला जो दशक था, इसी दशक में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का, यहाँ ये वामपंथी आंदोलन का हमारे यहाँ विकास होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में यहाँ ये प्रारंभ होता है। भारत में वामपंथी आंदोलन के कारण क्या है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि भारत में वामपंथी आंदोलन के कारण क्या है। आधुनिक उद्योगों का विकास, देखिए जब अंग्रेज आते हैं तो यहाँ पे उद्योगों का विकास भी होता है। तो आप देखते हैं कि मुंबई में कपड़ा मिल लग जाती है, कोलकाता में भी कपड़ा मिल लग जाती है, और उसके अलावा जो है रेलवे का विकास होता है। तो रेलवे के विकास से उद्योगों का और भी विकास होता है। तो यहाँ जो हमारे यहाँ उद्योग विकसित हुए, तो उद्योगों में आप देखते हैं कि अब वहाँ मजदूर तो रहेंगे, तो जब मजदूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी दशा में भी उतार चढ़ाव आएगा, मजदूरों की दशा भी खराब होगी, उनको वेतन नहीं मिलेगा कायदे से या उनके स्वास्थ्य पे, तो वहाँ भी ये आंदोलन को जन्म देने का एक कारण बनता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आप देखते हैं कि कई जगह की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी, तो उसमें एक भारत भी था। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भी जो है कि यहाँ पे जो असंतोष उभरा मजदूरों के अंदर जो है, तो वो मजदूरों के अंदर शुरुआत में जब विश्व युद्ध शुरुआत हुआ तो उस समय देखिए हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिला, तो उस समय लेकिन उस अनुसार से वेतन बढ़ा नहीं मजदूरों का, तो कहीं कहीं से जो है प्रथम विश्व युद्ध कारण भी रहा। 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति। अब यहाँ पे रूस में क्या होता है कि एक परिवर्तन होता है, लेनिन ने जो है सत्ता का परिवर्तन कर देते हैं, तो वो पूरे विश्व को लगने लगता है कि वो, क्योंकि ये माना जाता था मजदूरों की सरकार, तो कहीं कहीं से ये इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा। और 1920-21 के आसपास जो किसान आंदोलन असफल हो गए, और ये जो असहयोग आंदोलन जो चल रही थी गांधी जी वाला, जो असफल हो गए, तो उससे भी लोगों के अंदर निराशा हुई, तो लोग इस आंदोलन की तरफ, वामपंथ की तरफ झुका दिए। अब देखिए दो चीजें आती हैं, ये हमारे यहाँ एक साम्यवाद, एक समाजवाद। अभी इसको हम डीपली नहीं बताएंगे इस चीज को, बाद में इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए साम्यवाद भारत में और समाजवाद, यद्यपि इसी का रूप ये भी है। तो जब हम भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें दोनों शब्दों को विशेष रूप से अलग से लेना पड़ेगा, एक साम्यवाद को, एक समाजवाद को। तो ये साम्यवाद जो था, ये साम्यवाद, इसका मूल स्वरूप अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। तो जो हमारे यहाँ साम्यवादी संगठन गठन हुए, तो वो साम्यवादी संगठन का जो मूल कहाँ से था, तो रूस का अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। ध्यान रखना, जो साम्यवाद है, जो आप देखते हैं, तो साम्यवाद का मूल रूप कहाँ से है, रूस का जो अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। जबकि समाजवाद, इसका मूल स्रोत क्या है, कांग्रेस का वामपंथी दल था। यानी कि कांग्रेस के अंदर ही जैसे नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, तो ये देखते हैं कुछ समाजवादी विचारधारा के थे, तो कांग्रेस के अंदर ही जो एक विचारधारा पैदा होती है, तो जो ये विचारधारा वामपंथ वाली विचारधारा कांग्रेस के अंदर आती है, तो वो हमारा समाजवाद का रूप ले लेती है। जबकि साम्यवाद जो है कट्टर होते हैं। ये कट्टर क्या है, इसका मतलब कि अंतरराष्ट्रीय, उससे जो, यानी ये विदेशी आप समझ लीजिए, ये देसी समझ लीजिए। तो ये देसी जो समाजवाद था, ये हमारे देश की अपनी, और ये जो साम्यवाद था, ये जान लीजिए रूस से कॉन्टेक्ट था। तो आइए अब इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बड़ा प्रश्न भी आता है और कुछ इसमें करंट के भी जुड़े हुए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं।
कि भारत का प्रथम प्रतिनिधिमंडल जो लेनिन से मुलाकात की, लेनिन कौन, रूस के जो चीफ थे उस समय, तो किसके नेतृत्व में मुलाकात हुई थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो राजा महेंद्र प्रताप की अभी मूर्ति की स्थापना, देखिए अभी ये करंट से भी जुड़ा हुआ है, इस पे ध्यान रखना, थोड़ा विवाद का भी प्रश्न है कि अभी अलीगढ़ में जो है राजा महेंद्र प्रताप की मूर्ति की स्थापना हुई है। तो करंट में ये करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इनके संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारत का प्रथम प्रतिनिधिमंडल जो लेनिन से मुलाकात किया था, वो किसके नेतृत्व में मुलाकात किया था, राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में, ठीक ना। और इस प्रतिनिधिमंडल में जब आप आईएएस का पेपर देते हैं तो वहां पे ये पूछा जाता है कि इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन थे, बरकतुल्ला थे, अब्दुल रब थे, दिलीप सिंह थे, तिरुमल आचार्य, इनको जरूर ध्यान रखना, इब्राहिम। तो यहाँ पे बरकतुल्ला, अब्दुल रब, दिलीप सिंह, तिरुमल आचार्य का नाम जरूर ध्यान रखना, और ये इब्राहिम। तो जो ये प्रतिनिधिमंडल लेनिन से मिला था, भारत के जो राजा महेंद्र प्रताप थे उनके नेतृत्व में, उस प्रतिनिधिमंडल में और कौन कौन शामिल था, बरकतुल्ला थे, अब्दुल रब थे, दिलीप सिंह थे, तिरुमल आचार्य थे, इब्राहिम थे। अब यहाँ ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि एम एन राय लेनिन के निमंत्रण पर, जब वहां कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई, तो लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, देखिए निमंत्रण वहां प्रतिनिधिमंडल में मिलने वाले प्रथम भारतीय राजा महेंद्र प्रताप। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, एम एन राय थे, और ये लेनिन के निमंत्रण पर गए थे। यहाँ ध्यान रखना कि लेनिन के निमंत्रण पर ये गए थे वहां पे मॉस्को में। तो यहाँ भी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, एम एन राय। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो एम एन राय थे। फिर देखिए 1919 में प्रथम बैठक होती है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, और 1920 में जो है द्वितीय बैठक होती है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रथम बैठक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कब होती है, 1919 में, जबकि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय बैठक कब होती है, 1920 में मॉस्को में हुआ। और एम एन राय ने इसमें ही भाग लिया, यानी जब द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक होती है, पहली बैठक में गए और पहली बार कोई भारतीय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बना। जब द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक हुई तो द्वितीय इंटरनेशनल भी भारत से कौन गए थे, तो एम एन राय गए थे। और यहीं पे एक घटना घटती है कि 17 अक्टूबर 1920 में ताशकंद, ध्यान दीजिएगा ताशकंद में एम एन राय ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा सा अर्थ हो गया कि विदेश में इसका गठन हुआ। तो कहा विदेश में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का, किस पार्टी का गठन जो विदेश में होता है, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है आप देखते हैं तो ये ताशकंद में हुआ। अब ये ताशकंद इस समय कंफ्यूज होंगे कि उस समय रूस, इस समय तो उज्बेकिस्तान में है, तो उस समय ये रूस का हिस्सा हुआ करता था। ताशकंद जो है, थोड़ा सा ताशकंद के बारे में बता भी देते हैं। तो यहाँ से ज्यादा से पूछा जा सकता है। तो ये तो ताशकंद है, ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी वर्तमान में। अब ये था उस समय जो था, ये ताशकंद जो था उस समय जो है 1920 में जो था, ये साम्यवादी रूस के अंदर था, साम्यवादी रूस के अंदर था ये। तो उस समय ये रूस के अंदर था। 1920 में ये सब जितने मध्य एशिया के देश थे, उज्बेकिस्तान जो था, तो ये मध्य एशिया के जो वर्तमान मध्य एशिया का देश है, तो उस समय जो है ये रूस में ही सम्मिलित था। 1990 में जो है ये क्या होता है, 1990 में ये एक अलग देश बनता है। कब बनता है, 1990 में। वहाँ 1990 में ये टूट के जो है रूस से ही टूट के एक अलग देश बनता है। उसके पहले जो था ये रूस में ही शामिल था। तो यहीं पे एक ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता ये कब हुआ था, 1966 में।
1966 में किसके किसके बीच हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान। जनरल अयूब खान जब भारत ने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त कर ली थी 1965 में, तो उसी समय एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता पूछा जाता है कब हुआ था? 1966 में। तो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच हुआ था। तो उस समय भारत ने पाकिस्तान को जीत लिया था और यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की इसी समझौते के बाद क्या होता है? मृत्यु होती है। तो ताशकंद से कई चीजें जुड़ी हुई है, हम आज देख लीजिए। तो पहली बात, ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पे? तब ताशकंद रूस में था, ठीक ना। जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होगी तब ताशकंद रूस में था। बाद में जो है ये ताशकंद उस समय जब ये समझौता हुआ था तब भी रूस में था, उस समय भी ये रूस में था। तो रूसी प्रतिनिधिमंडल के अंदर जो है ये समझौता हुआ था, रूस के कहने पे ये समझौता हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था 1966 में। यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। फिर ये क्या हुआ? 1990 में ये टूट जाता है। तो ये उज़्बेकिस्तान एक नया देश बनता है और ये कैसा देश है? ये लैंडलॉक देश, यानी कि इसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये लैंडलॉक देश है, इसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है, 5 देशों से घिरा हुआ है। ये 5 देशों से घिरा हुआ है। और लैंडलॉक या लैंड, आप ये भू आबद्ध कर दीजिए, या इसको कहिए भू आबद्ध देश कहिए, भू आबद्ध देश कहिए या लैंडलॉक कहिए। ये 5 देशों से घिरा हुआ है। उज़्बेकिस्तान और इसकी राजधानी ताशकंद। यहाँ पर समझौता हुआ, ताशकंद समझौता 1966 में। तो यहाँ आप देखते हैं भारत की पहली, ताशकंद से जुड़ी हुई कई चीजें, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ ध्यान रखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, यहीं से कंफ्यूजन होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 17 अक्टूबर 1920 में और ताशकंद में होती है। तो आइए आगे अब चलते हैं, देखते हैं। देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, अभी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, हम बार बार इस चीज को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न फंसता है। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में हुआ था और इसके प्रथम, यद्यपि गठन इसका एम.एन. राय ने किया था वहां पे, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य यम प्रतिवादी, आचार्य जिनको हम कहते हैं, आचार्य यम प्रतिवादी। ध्यान रखिएगा कि प्रतिवादी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रतिवादी थे, जिनको आचार्य कहा जाता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य यम प्रतिवादी आचार्य थे, जबकि इसके प्रथम महासचिव यम.एन. राय थे। प्रथम सचिव जो थे इसके यम.एन. राय थे, प्रथम अध्यक्ष यम प्रतिवादी आचार्य थे। ध्यान दीजिएगा, 1922 में यम.एन. राय और अवनी मुखर्जी के सहयोग से, यम.एन. राय ने जो है अवनी मुखर्जी के सहयोग से, ये देखिए अभी पिछले प्रश्न आया था, 1-2 साल पहले प्रश्न आया था। तो बर्लिन में वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, देखिएगा बर्लिन कहाँ? जर्मनी में। 1922 में यम.एन. राय और अवनी मुखर्जी के सहयोग से बर्लिन से वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और इंडियन इन ट्रांजिशन नामक पत्र निकाले। तो इंडियन इन ट्रांजिशन पत्र, जैसे ये आएगा प्रश्न पूछा जाएगा, इंडियन इन ट्रांजिशन पत्र कहाँ से निकला था? बर्लिन से निकला था। निकालने वाले कौन थे? यम.एन. राय और अवनी मुखर्जी थे। वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पत्र कहाँ से निकलता था? तो बर्लिन से निकलता था। निकालने वाले कौन थे? यम.एन. राय और अवनी मुखर्जी। ये दोनों क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखिएगा। इंडियन इन ट्रांजिशन नामक पत्र कौन निकाला? तो अवनी मुखर्जी और यम.एन. राय ने निकाला। कहाँ से निकाला? बर्लिन यानी जर्मनी से, ठीक ना। और यहाँ से ये प्रश्न मिलाने के लिए आते हैं कि कम्युनिस्ट ग्रुप, कुछ जगह पे कम्युनिस्ट ग्रुप स्थापित किए गए थे, ये कई बार मिलाने के लिए आया है। देखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है सिविल सेवा में। तो कलकत्ता में कौन थे? मुजफ्फर अहमद। कलकत्ता में मुजफ्फर अहमद, बंबई में श्री अमृत डांगे,
और मद्रास में सिंगारूवेल चेट्टियार। देखिए मद्रास वाला पकड़ जाएगा क्योंकि ये मद्रासियों का ही नाम होता है ऐसा, चेट्टियार उट्टियार। तो मद्रास से सिंगारवेल चेट्टियार। अमृत डांगे जो है ये मुंबई से थी। कलकत्ता में याद रखिएगा मुजफ्फर अहमद, और लाहौर में गुलाम हुसैन। लाहौर में गुलाम हुसैन, कलकत्ता में मुजफ्फर अहमद। तो ध्यान रखिए कलकत्ता और लाहौर में दो मुस्लिम, एक मुजफ्फर अहमद हो गए कलकत्ता में, लाहौर में गुलाम हुसैन हो गए, बम्बई में श्री अमृत डांगे हो गए, और मद्रास में सिंगारवेल चेट्टियार थे। ये कम्युनिस्ट ग्रुप बनाए थे। कि यहाँ मिलाने वाला आता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों पत्रों को भी ध्यान दीजिएगा, बर्लिन से निकाले गए थे। प्रथम अध्यक्ष प्रतिवादी थे, आचार्य थे, और प्रथम सचिव जो थे वो एन राय थे। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अभी वहाँ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब ये देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, फिर इसी में भी एक कंफ्यूजन पैदा होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1924 को। किसने इसको बनाया था, किसने गठन किया था? सत्यभक्त ने। किसने इसको गठन किया था? सत्यभक्त थे, इनके सहयोगी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कानपुर में। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सितंबर 1924 को कानपुर में इसकी स्थापना की गई सत्यभक्त के नेतृत्व में। और इसमें कौन कौन से थे इनके सहयोगी? हसरत मोहानी थे, BM जोशी थे, राजगोपाल थे, रमाशंकर अवस्थी थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सितंबर 1924 सत्यभक्त में, और कानपुर में हसरत मोहानी, BM जोशी, रामगोपाल, रमाशंकर अवस्थी। फिर देखिए यहाँ और कंफ्यूजन एक प्रश्न पैदा करता है कि 1 दिसंबर 1925 को कानपुर में ही पहला साम्यवादी कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी 1 सितंबर 1924 को कानपुर में, वहां पे इसकी क्या क्या टारगेट थी? उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, यानी कि सीधा सीधा आप समाजवादी इस लक्ष्य को रख लीजिए। जैसे कि उत्पादन और साधनों पे किसका होता है? तो जैसे सरकार का स्वामित्व होता है, तो वही समझ लीजिए जहां सरकार का पूरा स्वामित्व हो, वही क्या हो गया आपका? उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। तो अब यहाँ पे ये सामूहिक स्वामित्व का मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो मजदूर वर्ग और जो मालिक वर्ग है, तो वहां पे जो स्वामित्व का अधिकार है तो वो सामूहिक रखा जाएगा। दूसरी इसमें बड़ी अच्छी बात थी राष्ट्रवाद, यहाँ पे राष्ट्रवाद की भी बात थी। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई संबंध नहीं, इसी पे फिर विवाद हो जाता है। इसके 3 देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कानपुर में जो सत्यभक्त में, उसके 3 टारगेट थे कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से इसका कोई संबंध नहीं होगा। जो रूस वाली कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थी उससे इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी मामले पे लेके फिर विवाद हो जाता है इसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। तो इसी मामले पे विवाद हो जाता है, तो फिर 26 दिसंबर 1925 को, यहाँ ध्यान रखिए 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की फिर स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जो बनाया जाता है मुंबई में। तो यहीं से बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वास्तविक स्थापना शुरुआत में जो वो 1924 कानपुर में होती है। फिर जब इनका विवाद होता है 26 दिसंबर 1925 को, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुख्यालय ये कानपुर में था, उस मुख्यालय को बदल के कहाँ कर दिया गया? मुंबई। और इन दोनों में अंतर क्या था उसको देखिए। इसमें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई संबंध नहीं रखा था, और इसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की मान्यता मिल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुंबई वाली थी, इसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने मान्यता दे दी थी कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। उद्देश्य पे ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि जो ये मुंबई वाली कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जिसका संबंध स्थापित हो गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके 3 मुख्य टारगेट थे। भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना। तो यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस तो 1929 में घोषित करती है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। उसके पहले ही किसने पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर दी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना। और दूसरा, ब्रिटिश सत्ता का पूर्ण उन्मूलन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना और ब्रिटिश सत्ता का पूर्ण उन्मूलन। और तीसरा, जैसे रूस में पंचवर्षीय योजनाओं की तरह सरकार बनाई गई थी, भारत में सोवियत संघ जैसी सरकार की स्थापना करना। जैसे वहां पे लेनिन ने सरकार बनाया था, उसी तरह से भारत में भी सरकार बनाने की इन लोगों का टारगेट था। इनके 3 मुख्य उद्देश्य: स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिश सत्ता का पूर्ण उन्मूलन करना, और सोवियत संघ जैसी भारत में भी सरकार की स्थापना करना। तो यहाँ से एक प्रश्न देखिएगा, बड़ा कंफ्यूज पैदा करता, फिर भी इसको बड़े अच्छे से ध्यान से आप समझिएगा, और हो सके तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों देखते हैं, फिर इसका 2 पार्ट दूसरा जो 1-2 दिन के अंदर हम फिर दे देंगे, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा देखिएगा। जय हिंद।